पास अवॉइडेबल फैक्टर्स दैट कंपाउंड द रिस्पॉन्स टू इंजरी, यानी कि वो फैक्टर्स जिससे हमें इंजरी में बचना चाहिए या फिर बचा जा सकता है, और इन फैक्टर्स की वजह से हमारे पास ट्रॉमा और इंजरी इन सारे फैक्टर्स की वजह से इन पर असर पड़ रहा होता है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे बचा जा सकता है और जो हमारी इंजरी को भी मुतासिर कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं। एक है हमारे पास कॉन्टिन्यूइंग हेमरेज, जिससे बचा जा सकता है, ठीक है, अवॉइडेबल फैक्टर है। दैट कंपाउंड द रिस्पॉन्स टू इंजरी, जो कि हमारे पास इंजरी को अफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, कॉन्टिन्यूइंग हेमरेज, जब कभी बंदे को कंटिन्यू, इसको याद करने के लिए हम एक तरतीब बनाते हैं। पहली बात यह कि एक बंदा कॉन्टिन्यू हेमरेज यानी कि मुसलसल ब्लीड कर रहा है, जब वो मुसलसल ब्लीड करेगा, खून बाहर निकलता जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा, और हमारे पास अंदर जो फ्लूइड है सारी उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन डेवलप स्टार्ट हो जाएगी और टिश्यू एडीमा हमें मिलेगा। जब टिश्यू एडीमा मिले, एक जगह टिश्यू एडीमा हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूट, और कहीं कुछ जगहों पर तो एडीमा हो गया, कुछ जगहों पर पहुंच ही नहीं रहा, टिश्यू अंडर परफ्यूजन हो गई है। और फिर एक और बात यह है कि बंदा जो है स्टारवेशन की तरफ चला जाएगा, हिले जुलेगा नहीं, और जब हिले जुलेगा नहीं तो खाना खा नहीं पाएगा, इमोबिलिटी, खाने के पास जा नहीं पाएगा, इमोबाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 6 फैक्टर्स हैं हमारे पास, जो कि हमारे, जिनको हम कहते हैं अवॉइडेबल फैक्टर्स दैट कंपाउंड द रिस्पॉन्स टू इंजरी। कंटिन्यूइंग हेमरेज होगा, एक हाइपोथर्मिया होगा, टिश्यू एडीमा होगा, टिश्यू अंडर परफ्यूजन होगा, स्टारवेशन होगी और इमोबिलिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम लॉस। वॉल्यूम लॉस ये होता है कि जब कभी हमारे पास हेमरेज होता है तो हमारे पास जो प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं कैरोटिड आर्टरी के अंदर और एओर्टिक आर्च, कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्च के अंदर, इसके अलावा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ये हमारे पास सारे क्या करते हैं, एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा पेन जो होती है वो भी हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन को एक्टिवेट करती है, जो कि हमारे पास किडनी के ऊपर जाती है और जाकर वहाँ पर एंटी डायूरेटिक है तो वहाँ पर वाटर की रिटेंशन करती है। इसके अलावा ये तो हमारे पास इसी वजह से हुआ था कि हमारे पास हेमरेज हो गया था, तो उसकी वजह से प्रेशर रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए थे, कहाँ पे, कैरोटिड आर्टरी के अंदर और लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो उन्होंने एडीएच और एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाया। लेकिन फॉर एग्जांपल अब इसकी वजह से हमारे पास जब पल्स प्रेशर कम होगा तो पल्स प्रेशर कम होने की वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होता है, एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होता है, ठीक है, मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेट होगा, फिर एल्डोस्टेरोन निकलेगा। तो एल्डोस्टेरोन ने यही करना है कि सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है। अब इन सब की वजह से हमारे पास सोल्ट और वाटर की रिटेंशन होने लग जाती है, इसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा होने लग जाता है, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक्सपेंशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड स्पेस होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी वेट गेन हो जाता है। इसलिए जब वॉल्यूम लॉस होता है तो हम आमतौर पर क्रिस्टलोइड्स वगैरह दे रहे होते हैं। क्रिस्टलोइड्स की वजह से हमारे पास ये तो वेट गेन जो होता है इससे हमारे पास बचा जा सकता है और इतना इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता। इसके अलावा स्टारवेशन कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स दैट एक्सरबेट द मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू सर्जिकल इंजरी, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स हैं कुछ जो कि हमारे पास मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं। उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, ये जो कि पूरी डायग्राम है, जो आप लोगों ने इसमें से फैक्टर्स याद रखने हैं वो नीचे उन्होंने लिखा हुए हैं। एक है हाइपोथर्मिया की वजह से मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स जो होता है वो बढ़ जाता है। अनकंट्रोल्ड पेन, आप लोगों ने पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोग हिल नहीं रहे अपनी जगह से और भूखे भी हो, यानी कि अनकंट्रोल्ड पेन, स्टारवेशन, इमोबिलाइजेशन और टेम्परेचर भी बहुत कम है, हाइपोथर्मिया, सेप्सिस और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, इन सब की ये वो फैक्टर्स हैं जो कि एक्सरबेट कर देते हैं हमारे पास मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू सर्जिकल इंजरी। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास स्टारवेशन। स्टारवेशन के अंदर क्या होता है, यानी कि देखो जब हमारी बॉडी जो होती है वो स्टारवेशन के अंदर जाती है, भूखी रहती है काफ़ी देर तक, तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा ब्रेन है, जो सेरिब्रल एनर्जी है, वो तो ग्लूकोज उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, सेरिब्रल यानी कि ग्लूकोज को ना 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज उसको चाहिए, हमारे दिमाग को हर दिन 100 ग्राम ग्लूकोज उसको चाहिए ही चाहिए। तो हमारे पास ये ओब्लिगेट नीड है, लाजमन, हम फ़र्ज़ समझ लो, ये तो मतलब कि 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सेरेब्रल एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए ही चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा भूखा है, 24 घंटों के लिए भूखा है, तो पहले 24 घंटों के अंदर हमारे पास बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्स पड़े होते हैं, हम आमतौर पर खा रहे होते हैं, जो हमारी बॉडी अपनी नीड पूरी करती है, और जो ज़्यादा बच जाता है उसको ग्लाइकोजन स्टोर्स में बचा लिया जाता है। तो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर वो जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं उनको मोबिलाइज करके एनर्जी डिमांड कंप्लीट की जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये ग्लाइकोजन स्टोर्स
ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे फिर हमें ग्लूकोज तो चाहिए, ग्लूकोज तो बॉडी को चाहिए, लेकिन ग्लूकोज है नहीं तो ग्लूकोज बनानी पड़ेगी। तो लीवर ग्लूकोज बनाता है, हमारे पास हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। अब हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस जब स्टार्ट होती है तो वो इसको ग्लूकोज बनाने के लिए उसको कुछ चीज़ें भी चाहिए। तो ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल और लैक्टेट। जो हमारी बॉडी के अंदर सारे अमाइनो एसिड्स पड़े होते हैं, ग्लिसरॉल पड़ा होता है और लैक्टेट पड़ा होता है, हमारा जो लीवर है इनको इस्तेमाल करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो होता है वो दिमाग यानी कि सेरेब्रल एनर्जी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन किया जाता है। लेकिन जो बाकी टिश्यूज़ हैं, ये तो दिमाग का हो गया, बाकी टिश्यूज़ को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बाकी टिश्यूज़ को हमारे पास एनर्जी मिलती है एडिपोज टिश्यू की मोबिलाइजेशन से। जो हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर हमारे पास फैट होता है ना, तो उस फैट की मोबिलाइजेशन से, मोबिलाइजिंग फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, ठीक है, हम बाकी टिश्यूज़ को यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब इस फैट में मोबिलाइजेशन से एक एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि हमारे पास जो इंसुलिन लेवल्स होते हैं वो कम होने लग जाते हैं। जब अब हमारे पास इन इंसुलिन लेवल्स कम हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, तो अब ये इसकी वजह से हमारे अब ये मोबिलाइजेशन हुई थी हमारे पास फैट टिश्यू की ना, वो एडिपोज टिश्यू की मोबिलाइजिंग फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल्स कम हो गए थे। अब हमारे पास जो लीवर था समझ लें, वो हमारे पास हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा था, जो कि अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल और लैक्टिक एसिड यूज़ कर रहा था। समझें कि अब हमारे पास क्या हुआ कि ये भी ख़त्म हो गया। अब सेरेब्रल एनर्जी को, मेटाबॉलिज्म को तो करना है, मतलब कि दिमाग को तो एनर्जी प्रोवाइड करनी है अब हमारी बॉडी के अंदर से, लेकिन सारा कुछ ख़त्म हो गया है। हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस जो हम कर रहे थे अमाइनो एसिड्स से, ग्लिसरॉल्स और लैक्टेट से, अब अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल, लैक्टेट भी ख़त्म हो गए हैं। तो हमारे पास ये जो फ्री फैटी एसिड्स हैं, लीवर इनको यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और इनसे कीटोन बॉडीज़ बनाता है, और ये कीटोन बॉडीज़ आगे जाकर हमारे पास सेरेब्रल एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज़ होती हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि हमारी बॉडी ने क्या किया है, अडेप्टिव कीटोनियोजेनेसिस किया है। तो स्टारवेशन के अंदर हमारी बॉडी क्या करती है, अडेप्टिव कीटोनियोजेनेसिस करती है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है। लेकिन हमने अब इसको हमने किस तरीके से मैनेज करना है। एक ऐसा बंदा जो कि स्टारवेशन के साथ हमारे पास आया है, हमने उसको फ़ौरन आईवी मेंटेन करनी है। आईवी के अंदर हमने क्या करना है, उसको हमने ग्लूकोज प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ग्लूकोज उसको चाहिए, यानी कि 4% उसको डेक्सट्रोज देंगे और 2 लीटर्स ऑफ इंट्रावीनस 4% डेक्सट्रोज देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, 0.18% सोडियम क्लोराइड देंगे एज अ मेंटेनेंस थेरेपी, ठीक है। और इसके अलावा कोशिश करेंगे कि उसकी जो फास्टिंग है उसको फटाफट ख़त्म किया जाए, अननेसेसरी फास्टिंग से उसको बचाया जाए और ओरल और पारेंटल न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इसका हमारे पास आ जाता है कि अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू प्रिवेंट अननेसेसरी एस्पेक्ट्स ऑफ सर्जिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा बंदा जो कि इसके अंदर स्केलेटल मसल वेस्टिंग हो जाए, आप लोग उसको न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करके रिवर्स नहीं कर सकते, आप लोगों को सर्जिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स ही कम करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोग सर्जिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप लोग मिनिमल एक्सेस टेक्निक इस्तेमाल करें, लाइक लेप्रोस्कोपिक। ये आप लोग इस तरह की सर्जरी करें, मिनिमल एक्सेस टेक्निक इस्तेमाल करें, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि आप लोग उसको कहें कि जितनी जल्दी मोबिलाइजेशन हो सकती है उतनी जल्दी मोबिलाइजेशन करें, जितनी जल्दी वो चलना फिरना स्टार्ट करेगा उतना अच्छा है, तो अर्ली मोबिलाइजेशन करें। इसके अलावा जितनी जल्दी वो खाना पीना स्टार्ट करे उतना अच्छा है। मिनिमल पीरियड्स ऑफ स्टारवेशन हो। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ब्लॉकेड ऑफ एफरेंट पेनफुल स्टिमुलाई, यानी कि जो हमारे पास आप लोग क्या करें, स्ट्रेस रिस्पॉन्स से बचाने के लिए आप लोग इम्पोर्टेंट एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिया इस्तेमाल करें, ब्लॉकेड ऑफ एफरेंट पेनफुल स्टिमुलाई की जाए।